Good morning, students. In the last lectures, we are discussing globalizations. 3 points are already over. What is liberalization? What is privatization? Now we are also watching what is globalization. So, what kind of changes happens after 1991's policy? Now we are watching. क्या अचीव किया हमने, क्या कमाया, क्या फ़ायदा हुआ 1991 की पॉलिसी का बाद, ये अभी हम लोग देखेंगे. फर्स्ट है रिवॉल्यूशंस इन आईटी सेक्टर्स. ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स या बहुत सारे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया स्पेशली आईटी सेक्टर्स में. ओके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉल्यूशंस या उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना करना स्टार्ट किया आईटी सेक्टर्स में. तो आईटी सेक्टर्स में हमारा जीडीपी सबसे ज़्यादा हो गया. आईटी सेक्टर्स में हमने ऐसा कर सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा कॉन्संट्रेशंस आईटी सेक्टर्स पे किया, इसलिए हमारी कंट्रीज़ में अभी जीडीपी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट या हमारी कंट्री को मिलने वाला नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आईटी सेक्टर से आता है. ओके हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं. यूएसए, यूके, फ्रांस एंड अदर डेवलप कंट्रीज़ डिमांड करती है हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को. तो हमने पहला अचीवमेंट कर दिया, हमारा आईटी सेक्टर्स हमने सबसे ज़्यादा डेवलप किया है. सेकेंड इज़ इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़. ओके सो बहुत सारी प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक ने यहाँ पे जैसे एंट्री की वो बहुत ही प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव होती है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अदर कंट्रीज बैंक्स जस्ट लाइक यस बैंक, जस्ट लाइक HBC बैंक, ओके HSBC बैंक, ये फॉरेन कंट्री की जो बैंक है ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं. इनका बिहेवियर बहुत प्रोफेशनल होता है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं. इनके कंपैरिजन में हमारी बैंक थोड़ी सी लो सर्विस देती थी. तो जैसे ये फॉरेन बैंक्स आई तो हमारे यहाँ पे भी सर्विस क्या हो गई, क्विक सर्विस हो गई. राइट हमने ज़्यादा से ज़्यादा अभी कैशलेस सर्विस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है. वी आर एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. बैंक आर गिवन टू मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज in free cost. They are working like professionals, they are working like it's just like a competition for other countries. So therefore it's a benefit that our banking systems efficiencies are increased more. बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है. ओके थर्ड बेनिफिट ये हुआ है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड. ओके ग्लोबलाइजेशंस की वजह से स्टूडेंट मोटिवेट हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ अब्रॉड में जा रहे हैं हायर एजुकेशंस लेने के लिए. ओके एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हो चुके हैं अभी. ओके बहुत सारे बच्चों को फ्लेक्सिबल रेट वाले एजुकेशनल लोन्स अवेलेबल हो रहे हैं, स्कॉलरशिप अवेलेबल हो रही है, अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ बाहर की कंट्री उनको अवेलेबल करके दे रही है. तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ऐसा हम कह सकते हैं. चौथा फ़ायदा ये हुआ है एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है. हम एक्सपोर्ट में पहले 1991 से पहले ट्रेडिशनल चीज़ों को बेचते थे, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको बेचते थे. लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी भी सेंड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. हमने देखा है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी हम लोग एक तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये इससे क्या हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है. जितनी चीज़ें हम पहले इंपोर्ट करते थे उतना एक्सपोर्ट भी अभी बढ़ रहा है. ओके नेक्स्ट है फिफ्थ बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉपिंग पैटर्न. शुरुआत में फार्मर्स क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेपल फूड या कैश क्रॉप लेते ट्रेडिशनल चीज़ें लेते थे, स्पाइसेस, मसाले या एग्रीकल्चर्स में वो फूड ग्रेन्स के ऊपर ध्यान देते थे. लेकिन अभी फार्मर्स ऐसे नहीं करते, फार्मर्स स्टेपल फूड्स पे ध्यान देते. स्टेपल फूड्स जिन चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है ऐसे फूड्स बनाने की वो करते हैं. एंड कैश क्रॉप तुरंत पैसे देने वाले फसल को वो लोग ज़्यादा डिमांड देते हैं. ओके ग्लोबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि ट्रेडिशनल फूड से ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स उनको चाहिए. तो फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके जैसे अगर आप देखोगे पिज़्ज़ा बर्गर में बहुत सारे ऐसी चीज़ों की डिमांड है जो इनको हम लोग पहले देखते भी नहीं थे.
राइट। उसमें टॉफिन्स आता है, उसमें ऐसी सब्जियां आती है जैसे शिमला मिर्ची वगैरह है, या हम लोग कह सकते हैं कांदे की जो वो अलग से ये आता है वो वाली या कैबेज, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। पहले तो इनको देखा भी नहीं जाता था, राइट। तो फार्मर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर्स पे फार्मर ने ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट किया है। हॉर्टिकल्चर्स या जिसको हम लोग कह सकते हैं सब्जियों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के ऊपर ध्यान दिया है। मेडिकल प्लांट्स के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि आयुर्वेदा अपने पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। तो उन प्रोडक्ट्स की उन्होंने डिमांड अभी बढ़ाई है। ओके, उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदल दिया है, उन्होंने अभी फूड ग्रेन्स लेना कम कर दिया है। नेक्स्ट एक और फ़ायदा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरिसिटी। पहले क्या होता था, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, तो जितनी चीज़ें हमारे पास होती थी उतनी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो बहुत सारे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हम लोग दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, राइट। तो हमारी कंट्री में ही चीज़ें बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पहले जो प्रॉब्लम था कि पैसा नहीं था तो कम्योडिटीज़ नहीं थी, ये प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गया है। अभी कुछ लॉसेस भी हुए हैं, ये तो बेनिफिट्स हो गए, लेकिन 1991 की पॉलिसी की वजह से कुछ लॉसेस भी हो गए। वो कौन से लॉसेस हो गए देखो। पहला है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अभी लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद ओके हम बाहर की कंट्री को बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में उन चीज़ों की कमी होने लगी है, या वो चीज़ें हमारी कंट्री में कम अवेलेबल है और दुनिया के लिए ज़्यादा अवेलेबल होने लगी है। ओके, और हम लोग वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनकी ग्लोबल लेवल पे डिमांड है। हमारी कंट्री में क्या उनकी डिमांड है या नहीं, वो नहीं हम लोग सोच रहे। वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ ग्लोबल लेवल एंड प्रॉफिट। ओके, जैसे अगर हम देखेंगे तो हम लोग कार बना रहे हैं, मोटर कार व्हीकल्स, देन टू व्हीलर्स, इनके ऊपर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इनके ऊपर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। उसके बाद ऐसी चीज़ें जैसे फूड ग्रेन्स, अगर खाने की भी चीज़ों हम लोग देखेंगे तो बर्गर पिज़्ज़ा में उनकी हम लोग ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, तो उनकी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे यहाँ की सेल्फ सफिशिएंसी मतलब जिन चीज़ों पे हम डिपेंड थे वो चीज़ें यहाँ पे बनी नहीं रही है, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री की बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बाहर की कंट्री की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी मंगवा रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि बाहर की कंट्री से चीज़ें मंगवाने में वो चीज़ें सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंट्री के कंपैरिजन में। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड कम हो गई है, हम चीज़ें बाहर से मंगवाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में हमारे यहाँ पे बहुत सारी हैंडी क्राफ्ट यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ों की डिमांड थी, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाइना से मंगवा रहे हैं, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो चीप है, सस्ते है एंड कंफर्टेबल है, राइट। तो हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो एक्चुअली बंद होने लगा है। हमारे यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट एक्चुअली बंद होने लगा है, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से ज़्यादा चीज़ों की इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉस है पुअर फार्मर्स के ऊपर अफेक्ट। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिच फार्मर्स को होता है, पैसे वाले फार्मर्स को। ओके, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन जो पुअर फार्मर्स है उनको कोई भी नोटिस नहीं करता है। ओके, या हम कह सकते वो कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लैंड बहुत कम होती है, और लैंड कम होने के कारण उनका प्रोडक्शन कम होता है, तो वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ें, वो कंपटीशन में रह ही नहीं पाते। कई बार वो अपने लैंड को बेच देते हैं, या कई बार वो लोग डेबिट कर्जा ज़्यादा उठाकर डेबिट का प्रॉब्लम फेस करते हैं, या वो और पॉवर्टी के लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन की चीज़ों को फेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स। जैसे हमारे कंट्री में एमएनसी आई है, एमएनसी में
की वजह से इंडियन इंटरप्रेनर जो है यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उनको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, जिसके कारण बहुत सारे यूनिट क्या हो रहे हैं, सीक हो रहे हैं और वो क्लोज़ करने पड़ रहे हैं। ओके, बहुत सारे यूनिट। तो बाहर के कंट्री की जो एमएनसीज आई है जिसकी वजह से इंडियन इंटरप्रेनर जो है यानी यहाँ की जो कंपनीज़ है या यहाँ की जो डोमेस्टिक मालिक है उनकी यूनिट सीक होते जा रहे हैं, वो उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोग सस्ती चीज़ों को डिमांड देते हैं, तो बाहर के फॉरेनर्स इंडस्ट्रीज़ से वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट वो परचेस नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारा एमएनसीज को प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है निगलेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट। अभी बाहर की कंट्री से जो एमएनसी आई है या ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से जो हमने बाहर की कंट्री को अप्रोच किया है यहाँ पे, उनका सिर्फ मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, पैसा कमाना। ओके, यही उनका मेन मोटिव है। तो वो यहाँ पे आके लोगों का भला करने के लिए नहीं आए। वेलफेयर ये उनका एस्पेक्ट नहीं है, लोगों का भला करना ये उनका एस्पेक्ट नहीं है। तो वो लोग हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन ये सर्विस नहीं देने वाले। ओके, उनका सिर्फ ध्यान होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। जैसे अगर आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम में बाहर की जो आ गए, बायजूस आ गया या बाकी सब आ गया, ये लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस कलेक्ट करने का काम ज़्यादा होता है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ के बच्चे गरीब है तो इनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए वगैरह। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, हेल्थ भी वैसे ही है। जितने सारे बड़े हॉस्पिटल्स है, जितने सारे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल्स है, वो आपसे उतना पैसा भी चार्ज करेंगे। उनका मोटिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका आपका भला करना या आपको फ्री में सर्विस देना ये उनका मोटिव नहीं है। ओके, ये याद रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट, तो जैसे जैसे एमएनसीज आई है, एमएनसीज बहुत सारा कंपटीशन क्रिएट कर रही है, तो जिनकी कैपेबिलिटी है उनको जॉब मिलेगा, लेकिन जो कैपेबल नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, जिनके पास एजुकेशंस नहीं है, जिनके पास वेल फ्लुएंट लैंग्वेज नहीं है, उनको जॉब मिलना अभी मुश्किल है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ एमएनसीज और एफडीआई पॉलिसी। ओके, ये हो गए प्रॉब्लम्स। तो देखो, पढ़ो, कुछ क्लियर डाउट है तो पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ओके, दिस पार्ट इज़ ओवर।